ठीक है, तो आज लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे। पहले 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लिए थे हमने। आज 4th क्वेश्चन समझेंगे क्या है। 4th क्वेश्चन है कि ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि इस जो पेन है ये बहुत छोटा सा पेन है, कैसा कैसा कह दूँ, तो मतलब किसकी रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ मैंने किसके रेस्पेक्ट में बताया होगा ना कि ये पेन बड़ा है कि छोटा है क्या है। तो अगर मैं कहूँ कि इस कमरे का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, तो किसी कमरे के रेस्पेक्ट में बताया होगा ना, तो इसके हिसाब से इसका साइज बहुत बड़ा है, ऐसा है ना। तो हम किसी भी चीज़ को अगर ये कहते हैं कि इसका साइज कम है या ये कहते हैं कि इसका साइज बहुत ज़्यादा है, तो हमें किसी न किसी की तुलना में ही उसके साइज को हम ऐसा बता सकें। अच्छा बताओ, अर्थ का साइज क्या है? काफ़ी बड़ा है। लेकिन अगर मैं कहूँ सन की रेस्पेक्ट में, अगर मैं सन देख रहा हूँ, जुपिटर देख रहा हूँ, स्टार्स देख रहा हूँ, और तब उसकी रेस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ, बताओ अर्थ का साइज कैसा है? बहुत छोटा है। लेकिन अगर मैंने मून देखा या ये मार्स देखा या फिर ये क्या नाम प्लूटो देख रहा हूँ, दूसरे छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, सब प्लैनेट्स हैं, उन्हें देख रहा हूँ, तो उनके हिसाब से अर्थ का साइज क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसा कुछ है। तो जब हम किसी को ये कहते हैं कि इसका साइज बहुत छोटा है, हम इवन ना एटम को भी नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि एटम का साइज बहुत छोटा है। एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ऐसा कहना क्या है? गलत है। क्यों? इलेक्ट्रॉन की तुलना में तो काफी बड़े हैं। तो आप इसे स्मॉल ऑब्जेक्ट कह रहे हो, तो किसकी तुलना में बताओगे एटम्स का साइज कम है? इन कंपेरिजन ऑफ मटेरियल्स, इन कंपेरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं कहूँ चेयर की रिस्पेक्ट में, अगर मैं चेयर को देखता हूँ तो चेयर की रिस्पेक्ट में इसके जो एटम्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं, उनके साइज क्या होंगे? बहुत छोटे होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो अब यही कंपैरिजन हमें देना है। ठीक है, अपने अपने तरीके से आप दोगे, इसे मैं लिख नहीं रहा, अपने अपने तरीके से। जैसे कि एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज या वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन कंपेरिजन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स विच वी सी इन अवर डेली लाइफ, जैसे कि फैन, चेयर। ठीक है, तो इन कंपेरिजन किसी का भी कंपेरिजन दे दो आपके ना। क्लियर है? तो इस तरीके से कहेंगे, कोई भी आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कंपैरिजन करके बताना है साइज को। नेक्स्ट है जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। क्या बस इतना ही कह रहे हैं कि जेट प्लेन जो है वो बहुत स्पीड से चलता है भाई? अच्छा, क्या उसकी स्पीड रॉकेट से भी ज्यादा है? नहीं है ना। रॉकेट की स्पीड कितनी होती है जब वो अर्थ की ग्रेविटी को पार करता है? 11, लगभग कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर एक सेकंड में। 11.2 किलोमीटर चलता है वो एक सेकंड में। इतनी ज्यादा स्पीड है। एक सेकंड मतलब इतना, और वो 11.2 किलोमीटर दूर चला गया। इतनी स्पीड है। उसके हिसाब से क्या इसकी स्पीड ज्यादा है? नहीं है। अर्थ की जो स्पीड है सन के चारों तरफ घूम रही है, उसके हिसाब से भी ज्यादा नहीं है, कम है। तो ज्यादा किसके हिसाब से है वो आप कंपैरिजन करके लिखोगे। जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड इन कंपैरिजन ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ कार। कुछ भी आप अपने तरीके से लिखो, कंपैरिजन करके लिखना है। नेक्स्ट है द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। मैं कह रहा हूं जुपिटर का मास काफी ज्यादा है। क्या सन की तुलना में ज्यादा है? नहीं है, उसकी तुलना में तो कम है। किसकी रेस्पेक्ट में ज्यादा है? इन रेस्पेक्ट ऑफ द मास ऑफ अर्थ। अर्थ की रेस्पेक्ट में जुपिटर काफी बड़ा है, तो उसका मास क्या है? काफी ज्यादा है। इन कंपेरिजन ऑफ इट्स मून, जुपिटर के तो कई सारे मून है, हमारी अर्थ का तो एक ही है, तो उसके रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा है। एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। इतना कहा, इस रूम के अंदर जो मोलिक्यूल्स है ना, उनकी संख्या क्या है? बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, कैसे? इन कंपेरिजन ऑफ थिंग्स प्लेस्ड इन द रूम। जितनी चीजें कमरे के अंदर रखी हैं उनकी तुलना में इसके अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स है उनकी संख्या क्या है? ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है ना भाई? कमरे में कितनी चीजें होंगी? 200, 300, 500 होंगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ बड़े छोटे सब मिला के जो भी चीजें रखी हैं सब 1000 होंगी। लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने हैं? वे तो करोड़ों अरबों की संख्या में है। तो कंपैरिजन कर सकते हैं अंदर रखी हुई चीजों से। ठीक है, तो अंदर जितनी चीजें रखी हैं इन कंपैरिजन ऑफ थिंग्स इनसाइड द रूम, द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज। ये नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा है, ऐसे कंपैरिजन कर दो।
नेक्स्ट, ए प्रोटोन इज मच मोर मासिव, प्रोटोन बहुत ज्यादा मास रखता है देन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से। क्या इसमें कोई चेंज करना है क्या तुम्हें? ए प्रोटोन इज मच मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन, कह रहा है इलेक्ट्रॉन से प्रोटोन का मास क्या है, बहुत ही ज्यादा है। क्या इसमें कंपैरिजन हो रहा है? हो रहा है इसमें, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या है, प्रोटोन का मास बहुत ही ज्यादा है। एक्चुअली बहुत ज्यादा है, ठीक है, हजारों टाइम्स क्या है, हजारों टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, काफी ज्यादा हो गया। तो अच्छा, इसका कैसे पता करोगे कि हजारों टाइम्स ज्यादा है? पता है मास हमें, देखो प्रोटोन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो इसमें माइनस में कितने हैं, 31, इसमें माइनस में कितने हैं, 27। कितना अंतर है, 10 की पावर 4 का, कितना हो गया, 10,000। लेकिन यहां भी अंतर है, तो लगभग 2000 के आसपास होगा, कि ये जो प्रोटोन है ना, ये 2000 टाइम्स क्या है, इससे ज्यादा भारी है। क्लियर है? नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। क्या इसमें कोई करना है कुछ चेंज? तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना। कह रहा है जो ठीक है वो ठीक है, जिसमें चेंज कर सकते हो, जो स्टेटमेंट अधूरी है उसे पूरी करो। तो इसमें कोई पूरी करनी नहीं। लाइट की स्पीड जो है ना, साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा होती है। सपोज अब बारिश का दिन है और लाइट चमक रही है ना, थंडर हुआ है ना, थंडर स्टॉर्म हुआ ऐसे, तो अब लाइट चमकी तो एकदम पहले क्या आएगी, वो जो लाइट चमक है वो दिखाई देगी। अब तुम्हें बहुत तेज चमक दिखाई दी, बहुत तेज, तो अब फिर ध्यान से सुनना थोड़ी देर तक, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आएगी बड़ी तेज, है ना, हमेशा ही ऐसा होता है। आवाज बहुत तेज आई, हम घबरा गए, भाई बहुत तेज आवाज आई, वो काम तो हो चुका है, तो पहले लाइट चमकी थी, उसकी आवाज अब आई है, वो हो गया, अब घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर कहीं लाइट गिरनी होगी, ठीक है, तो क्या हम बचाव कर सकते हैं अपना? हमें पता चलेगा लाइट गिर रही है, भाई ऐसे भाग लो, यहाँ गिर रही है, मैं इधर से इधर कूद जाऊँ ऐसे? वो इतनी स्पीड से गिरेगी भाई, इतनी स्पीड से गिरेगी, जैसी ही चमकेगी ना गिर पड़ेगी वो, ठीक है, और उसकी आवाज आएगी बाद में। तो अगर कोई सतर्क होगा तो जिसके ऊपर गिरी है वो तो नहीं होगा, उसके अलावा कोई और होगा, वो सतर्क हो जाएगा। क्लियर है? तो वैसा कुछ है। तो इसमें क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है ना, साउंड की स्पीड क्या होती है, काफी ज्यादा कम होती है, तो इसमें कंपैरिजन कर रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। अब ये बात समझो आप, हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वैक्यूम में, लाइट कितनी स्पीड से चलती है, मीटर पर, लाइट इतने मीटर चलती है वैक्यूम के अंदर, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतने समझ आए, इतने मीटर चलेगी 1 सेकंड में। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, कह रहा नई नई यूनिट समझो। अब मैंने बहुत सारी यूनिट बनाई, एंगस्ट्रोम, कह रहा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक, कई सारी है, लाइट ईयर, तो वो लेंथ की है ना। तो कह रहा लेंथ की एक नई यूनिट ली हमने और उसे स्पीड में देखा ना, उसके हिसाब से स्पीड देखी, तो स्पीड कितनी आई लाइट की, 1 न्यू यूनिट पर सेकेंड, 1 न्यू यूनिट पर सेकेंड, ऐसा आई, ठीक है। मतलब न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ क्या नाम दिया उसने, नई यूनिट लेंथ की क्या है, नहीं दिया ना। तो लेंथ की जो न्यू यूनिट है, एल डैश जो लिया उसने, वो क्या लिया है, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, यही कहोगे आप। लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। और ये जो नई यूनिट लेंथ है ना, इसको ऐसे ही करना, मतलब लेंथ की कोई यूनिट ली नहीं, तो आप क्या कहोगे, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। अब ये ली, इसके हिसाब से अगर वो स्पीड देखे इसमें कितनी है, अच्छा मीटर में कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब मैं इतना क्यों आया, क्योंकि मैंने लेंथ की यूनिट क्या ली थी, मीटर। अगर मैं लेंथ की यूनिट बेटा किलोमीटर ले तो कितना आएगा, 3 इंटू 10 की पावर, क्योंकि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 10 की पावर -3, तो ये आ गया 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड, इतने किलोमीटर पर सेकंड आ गया। तो अब ये जो चेंज आया ना, वो किस किस वजह से आया, क्योंकि मैंने लेंथ
जो यूनिट है वो मीटर से किलोमीटर कर दी। कह रहा अगर मैं इसे चेंज करूं नई यूनिट ऑफ लेंथ में तो इसका स्पीड 1 आएगा। द स्पीड विल बी c इज इक्वल्स टू 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकंड। एक सेकंड में वो कितना चलेगी नई यूनिट के हिसाब से, बस 1। किलोमीटर में कितना चली 3 इंटू 10 की पावर 5, मीटर में 3 इंटू 10 की पावर 8, नई यूनिट में कितनी चलेगी 1 ही चलेगी। एक सेकंड में बस एक चल रही है नई यूनिट। क्या है ये नई यूनिट वो नहीं पता, ठीक है। उसका वैल्यू ऐसा पता है कि जो भी है वो 1 न्यू यूनिट जो है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर के बराबर है, ठीक है, क्योंकि वो 1 ही आ रहा है। तो ऐसा कुछ कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट यूनिट, स्पीड 1 हो गया, ठीक। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ, सन और अर्थ के बीच में, ये मान लो अर्थ है और ये क्या है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हमने x मान लिया। कह रहा है x बताओ x की वैल्यू क्या होगी इस नई यूनिट में, डिस्टेंस कितनी होगी इतने नई यूनिट के अंदर, डिस्टेंस कितनी होगी। अगर जो टाइम है वो कितना है 8 मिनट और 20 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना भाई बताओ, 8 प्लस कितना हो गया, ये हो गया 500 सेकेंड। ये हमारा टोटल टाइम आ गया। टाइम इतना है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो हमें पता है ना, स्पीड कितनी भाई, स्पीड है 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस कितनी है हमारी x अपॉन में t, ठीक है। स्पीड कितनी है 1 है, इज इक्वल्स टू x अपॉन t कितना है 500 है। x कितना आया, क्या लिखूं कि क्या है इसकी यूनिट, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ है ना, 500 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। बस इतना ही करना है, क्लियर है। कह रहे स्पीड 1 है किसमें, जो लाइट की न्यू यूनिट है, डिस्टेंस हमने जो ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। प्रिसीजन के बारे में तो हमने पढ़ा था ना। प्रिसीजन क्या होता है कि कितना इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूटिंग पावर कितना ज्यादा है, कितना डीपली वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक वो मेजर करके बताएगा। एक इंस्ट्रूमेंट है वो नाप रहा है मास को 3.1 किलोग्राम, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो नाप रहा है 3.1 2 3 5 6 7 इतने किलोग्राम, ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक बता रहा है, यानी कि ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू बता रहा है, ज्यादा डीप क्लियर वैल्यू बता रहा है, ठीक है, वही प्रिसीजन है। तो प्रिसीजन किसका ज्यादा होगा, अच्छा बताओ। हमारे पास दो स्केल है, एक स्केल है जिसका लिस्ट काउंट पता है तुम्हें क्या होता है, लिस्ट काउंट, यानी कि सबसे छोटे से छोटा कितना क्या नाप सकता है। तो जो मेन स्केल होती है ना हमारे पास, मेन स्केल, तो उस मेन स्केल में 1 मीटर की तो वो है ही, ठीक है, 1 मीटर की मेन स्केल है सपोज, उसमें इंचेस भी होते हैं, यानी कि हम क्या नाप सकते हैं उसमें 1 इंच 2 इंच, कम से कम 1 इंच नाप सकते हैं। सेंटीमीटर में भी तो होती है वो, सेंटीमीटर में भी तो होगी, तो सेंटीमीटर तक भी नाप सकते हैं, ऐसे सेंटीमीटर्स भी नाप जाएंगे। और 2 सेंटीमीटर, एक ये 2 पॉइंट के बीच में 10 ऐसे स्केल और होते हैं, वो कितने के बराबर है 1 मिलीमीटर। तो इस मेन स्केल से आप कम से कम क्या नाप सकते हो, 1 मिलीमीटर नाप सकते हो। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर है। अच्छा मैं छोटे से ना एग्जांपल देकर और समझाता हूं। तुम्हारे पास क्या है, एक वोल्ट मीटर है और इस वोल्ट मीटर में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यहां है 10, यहां 20 30 40 50, कुछ इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं। तो और बीच में 5 इस तरीके से, इस तरीके। अब बताओ कितने बॉक्स है यहां, 30 40 के बीच में या 20 30 के बीच में कितने बॉक्स है, 5 है ना, ये 5 बॉक्स है। अब सबसे कम कितना नाप सकते हो आप, एक बॉक्स जितना वैल्यू दिखा रहा हो, तो इसका एक बॉक्स, इसकी लिस्ट काउंट क्या होगी, जो इसका एक बॉक्स वैल्यू दिखा रहा होगा, तो इस एक बॉक्स की कितनी वैल्यू है 30, यहां 30 है यहां 40 है, इसके बीच में 5 बॉक्स है, तो हर बॉक्स की वैल्यू क्या है,
हाँ कितनी होगी 32 है ना, या 32, यानी कि एक बॉक्स, अब देखो 30 40 तो किन्हीं का भी डिफरेंस ले लो, 40 30 के बीच में कितना डिफरेंस आया 10 का, जो 10 का डिफरेंस है वो कितनी कितनी जगह पे डिवाइड कर दिया उसने 5 जगह पे, तो जो एक जगह है उसका वैल्यू कितना आया 2, तो यानी कि जो इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है वो कितना होगा 2 वोल्ट होगा, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट से मैं कम से कम 2 वोल्ट का डिफरेंस ले सकता हूं, 2 वोल्ट मेजर कर सकता हूं कम से कम। तो कम से कम कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कम से कम कितना नाप सकता है, बस वही देखना है, यही उसकी क्या है लिस्ट काउंट। ठीक है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, अब तुम यहाँ पे वर्नियर स्केल है, स्क्रू गेज है, डिफरेंट लेंथ वगैरह नापने के लिए अलग अलग है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इनकी लिस्ट काउंट निकालनी होती है, तो हम कैसे निकालते हैं, तो लिस्ट काउंट हम निकालते हैं, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 mm, क्योंकि मीटर स्केल का जो मेन स्केल की लिस्ट काउंट है वो तो रखोगे, और उसके बाद डिवाइड करोगे किससे, नंबर ऑफ डिविजन्स, 1 mm डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, अब सपोज मेन स्केल तो मुझे पता है, मेन स्केल पे जो लिस्ट काउंट है वो कितनी होती है 1 mm होती है। अब मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है ना, उसका 1 mm पॉइंट तब खिसकेगा जब उस इंस्ट्रूमेंट के 20 डिविजन्स खिसक चुके होंगे, तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है वो क्या है 1 mm का 20वां भाग, उस इंस्ट्रूमेंट के 20 डिवीजन खिसकेंगे ना, तब जाके हमारा mm कितना खिसकेगा 1, यहां पे 1 mm है, यहां 20 डिवीजन से मैंने इसी तरीके से 1 2 3 4 20 डिवीजन खिसकाए, तब इसका स्केल 1 mm आगे चला गया, तो मैं एक डिवीजन खिसकाऊं बस उसका, तो कितना ज्यादा कितना आएगा फिर वैल्यू mm में 1/20, 2 खिसकाए तो 2/20, तो उसका लिस्ट काउंट कितना है 1/20। तो किसी का भी किसी के नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होते हैं 100, किसी के कितने होते हैं 200, तो मुझे बताओ जिसका लिस्ट काउंट कम होगा क्या वही वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज नहीं नाप रहा होगा, क्या उसका प्रिसीजन ज्यादा नहीं होगा, प्रिसीजन ज्यादा किसका होगा जिसका लिस्ट काउंट कम है, जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू मेजर कर रहा होगा। क्लियर है पॉइंट। तो इसमें क्या कहा देखो, ए पार्ट में क्या है, ए वर्नियर कैलिपर विद 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल, कितने डिवीजन है इसके वर्नियर कैलिपर के 20, इसका लिस्ट काउंट निकाल लो, ए पार्ट का लिस्ट काउंट कितना आया 1/20 mm। ठीक है, बी का निकाल लो, क्या कह रहा है, अब कह रहा है पहले वर्नियर कैलिपर था, इस बार स्क्रू गेज आ गया, पिच 1 mm की है, ठीक है, नहीं देता तब भी वैसी ही होती है, डिवीजन कितने हैं 100 है, लिस्ट काउंट कितना आया 1/100 mm। ठीक है, सी में कह रहा है कि हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, जो लाइट की स्पीड नाप रहा हो, लाइट के वेवलेंथ को नाप रहा हो, इवन लाइट का किसके कैसे क्या नाप रहा हो, लाइट का वेवलेंथ। अच्छा, लाइट का वेवलेंथ तक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेजर कर देता है, जो लाइट का वेवलेंथ होता है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ को क्या कहते हैं लैम्डा ऑफ लाइट, वो किस में होता है, वो होता है एंगस्ट्रॉम में, किसमें होता है एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 10⁻⁻10 मीटर तक की डिस्टेंस को भी क्या कर सकता है, नाप सकता है। ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, इसका लिस्ट काउंट होगा इन एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी इन एंगस्ट्रॉम्स, किसमें होगा एंगस्ट्रॉम्स में होगा। अब बताओ इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा प्रीसाइज है, जी सबसे ज्यादा प्रीसाइज है ना। अब दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रीसाइज क्या है, बी, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट क्या है ए से कम है, इसका लिस्ट काउंट सबसे ज्यादा लिस्ट काउंट है, तो इसकी प्रीसाइजनेस क्या होगी, सबसे कम होगी। इसका लिस्ट काउंट क्या है, सबसे कम है, तो इसकी प्रीसाइजनेस क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, है ना। एंगस्ट्रॉम लाइट को मेजर कर रहा है, वो लाइट की लेंथ मेजर कर रहा है, वेवलेंथ मेजर कर रहा है विद इन वेवलेंथ, है ना। तो वेवलेंथ तो किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में भी होती है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में होगा इसका लिस्ट काउंट।
तो एंगस्ट्रॉम में लिस्ट काउंट है, दैट मीन्स सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। एंगस्ट्रॉम बहुत बहुत ज्यादा कम वैल्यू होती है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, ए स्टूडेंट मेजर्स ए थिकनेस ऑफ ए ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू ए माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। इस वर्ड को समझो, इसका मतलब क्या है? किसी इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन 100 है, इसका मतलब है कि वह इंस्ट्रूमेंट 100 टाइम्स ज्यादा जूम करके, कितना जूम कर सकता है वो उस चीज को? 100 टाइम्स। ठीक है, उसकी जूमिंग पावर कितनी है? 100 गुना करके दिखा रहा है चीजों को। ठीक है, और उसने क्या कह रहा है वो? उसने कहा एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट से किसी स्टूडेंट ने ह्यूमन हेयर को देख रहा है वो उसे, और उसने 20 ऑब्जर्वेशन किए। कितनी बार देखा उसने उसको? 20 बार। और ये देखा कि जो विड्थ है हेयर की, वो उस माइक्रोस्कोप के अंदर कितनी आ रही है? 3.5 mm। तो ये जो 3.5 mm आ रही है वो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर देख रहा है वो इतना उसे। ठीक है, तो ये 3.5 mm एक्चुअल से कितने टाइम्स ज्यादा होगी? एक्चुअल जो हेयर का विड्थ है, जो उसका थिकनेस है, उससे कितनी ज्यादा होगी ये? वो ह्यूमन हेयर को ऐसे इंस्ट्रूमेंट में देख रहा है जिसका मैग्निफिकेशन 100 है, यानी कि हर चीज को 100 गुना करके दिखा रहा है। ठीक, अब उसने देखा ह्यूमन का जो हेयर है वो इतने mm का आया, तो एक्चुअल से कितने गुना ज्यादा आया? ऑब्वियसली 100 गुना ज्यादा आया होगा। तो एक्चुअल कितना होगा? डिवाइड बाई 100 कर दो। एक तो ये सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा ये है कि आपको फॉर्मूला पता हो। अब ये जो देख रहा है वो इसके अंदर एक्चुअली में वो क्या है? इमेज है। वो क्या है? दैट इज डायमीटर ऑफ इमेज। जो उसके अंदर वो देख रहा है 100 टाइम्स ज्यादा है। तो डायमीटर ऑफ इमेज कितनी है? 3.5 mm। अच्छा, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअली में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर क्या है वो हमें पता नहीं, वो हमें पता नहीं। ठीक है, वो उसकी वैल्यू नहीं पता। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुमने देखा होगा 10th क्लास में, क्या होता है? HI, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे वो हाइट को कई गुना दिखा रहा है ना, वैसे ही डायमीटर भी दिखा रहा होगा, लेंथ भी दिखा रहा होगा, सारी चीजें तो है। तो उस हाइट की जगह बस क्या करना है? डायमीटर ऑफ इमेज डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता है कितनी है? 100। डायमीटर ऑफ इमेज, इमेज यानी कि वो देख कितना रहा है? 3.5 mm डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। यही निकालना हमें, एक्चुअल डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो कितना होगा? 3.5 डिवाइड बाई 100 mm, एंड दैट इज 0.035। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल ह्यूमन हेयर। क्लियर है? तो वो चीजों को ना वैसे भी कर बिना फॉर्मूले के भी हो जाता। ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि कितने गुना ज्यादा दिखा रहा है। मैग्निफिकेशन 100 है, हर चीज को 100 टाइम्स ज्यादा दिखा रहा होगा। ठीक है, तो 100 टाइम्स ज्यादा दिखा रहा है। अब उसके अंदर जब देख रही है उसे, तो उसने दिखाया कि भाई इसका वेट जो है 3.5 mm है। तो वो कितने गुना होगा जो दिखा रहा है एक्चुअल का? 100 गुना ज्यादा होगा। तो एक्चुअल कितना होगा? 100 गुना कम होगा। तो डिवाइड बाई 100 कर दो, वैसे भी आ रहा है। लेकिन ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये तो मैग्निफिकेशन है जिसमें डायमीटर यानी कि लेंथ आती है, लेंथ ऑफ इमेज, चाहे उसकी हाइट हो या डायमीटर हो या कुछ भी, और डिवाइड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। एक होता है एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होगा? एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ऐसा। चलो देखते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन ही हैं। नेक्स्ट, कह रहे यू आर गिवन ए थ्रेड एंड ए मीटर स्केल। आपको एक धागा दे दिया और एक मीटर स्केल दे दी। ठीक है, कह रहा हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ थ्रेड। आप उस थ्रेड का उस मीटर स्केल से डायमीटर कैसे निकालोगे? डायमीटर। अब तुम कहोगे मैं ना इसे थ्रेड को उस स्केल को ऐसे करूंगा, उस थ्रेड को ऐसे ऐसे लगा लूंगा यहाँ, और मैं देखूंगा कि उसका डायमीटर 1 mm है या 2 mm है, जितना भी होगा उतना बता दूंगा। ऐसे ही है ना? यही करोगे या और भी कुछ तरीका है?
और तरीके भी हो सकते हैं। सपोज कि उसका जो डायमीटर है वो इतना कम है कि वो 1 mm से भी 3-4 गुना कम है, तब क्या करोगे? अंदाजा लगा दोगे कितना होगा? एक और तरीका है, देखो आपके पास ये मीटर स्केल है और यहाँ पे लिखा हुआ है ये है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 और 5, यहां तक ले लो। आपने उसे बिल्कुल यहां से लपेटना शुरू किया, ऐसे ऐसे लपेटना शुरू किया, ठीक है, बिल्कुल मिला मिला के लपेट रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल मिला मिला के उसे लपेटते जा रहे हो, लपेटते जा रहे हो, मिला मिला के ऐसे ऐसे लपेटते जा रहे हो। क्लियर है? अब 5 सेंटीमीटर पूरे हो गए, वहां तक लपेटना है, ठीक। अब इसमें देखो कि कितने सारे टर्न्स आए। सपोज कितनी बार लपेट लिया आपने उसे, टर्न्स कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे देख रहे हो, कितने आए? 50 टर्न्स आए, यानी कि 50 बार डायमीटर रिपीट हुआ। कितनी लेंथ में? 5 सेंटीमीटर में। तो एक टर्न कितने सेंटीमीटर का होगा? निकल जाएगा। और एक टर्न का थिकनेस जो भी होगा वही उसका क्या है? डायमीटर। नहीं समझ आई बात? कई बार लपेट लो, ऐसे लपेटते रहो, 5 सेंटीमीटर मिला मिला के करते रहो, अपने आप आ जाएगा। क्यों करना है? एमएम में ही क्यों देखना है? क्या पता एमएम में ना हो, क्या पता आपके पास कोई मीटर स्केल है, मीटर स्केल है और उसमें एमएम नहीं है, सेंटीमीटर है या इंच है, फिर कैसे अंदाजा लगाओगे? तो इंच तक लपेट लो आप, सिंपल है। क्लियर है? और यही आप कितनी बार करोगे? 10 बार, हर बार अलग अलग 10 बार करोगे, फिर निकालोगे, फिर निकालोगे, फिर निकालोगे, अब आ जाएगा। क्लियर है? तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे आप क्या करोगे? जो भी आपका आ रहा है कि इतना हमारा आया, ये 5 सेंटीमीटर है, जो भी है, जो मेजरमेंट है वो ऊपर लिखोगे, डिवाइड बाई नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो वही करोगे तो आपका डायमीटर आ जाएगा, उतना है। तो जितनी बार ऑब्जर्वेशन करोगे उतनी वैल्यूज आएंगी, थोड़ी बहुत एरर के साथ, कहीं पॉजिटिव एरर होगा, कहीं नेगेटिव। आप उन सारी ऑब्जर्वेशंस का एवरेज निकाल लो तो वही उसकी ट्रू वैल्यू होगी। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है? नीचे दे रखा है, आप नोट कर लेना। तो बी में क्या है? स्क्रू गेज हैज ए पिच। स्क्रू गेज लेंथ नापने के लिए दो चीजें होती हैं, एक स्क्रू गेज होता है और एक वर्नियर कैलिपर, है ना। तो इनके नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं। ये एक्चुअली में जो मीटर स्केल है हमारी, उससे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू नाप लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एक मीटर स्क्रू गेज है जिसका पिच कितना है? 1 mm का है, यानी कि भाई मीटर स्केल का है, और डिविजन्स कितने हैं भाई? 200 सर्कुलर स्केल पे। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू गेज आर्बिट्रली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल? अब मैंने क्या बताया? क्या कह रहा है? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल कि आप उसकी एक्यूरेसी बढ़ा दो। लिस्ट काउंट बढ़ाने से क्या एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, है ना। अब लिस्ट काउंट क्या होते हैं कि 1 mm डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स। तो लिस्ट काउंट घटाने पर, ठीक है, लिस्ट काउंट कम से कम, जितनी कम लिस्ट काउंट होगी वैल्यू उतनी प्रिसाइज होगी, एक्यूरेसी भी उतनी ज्यादा होगी। तो मैं अगर नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ा दूं तो वो और ज्यादा कम नाप सकेगा और उसका एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आएगी। अगर मैं उसके लिस्ट काउंट को क्या कर दूं? और ज्यादा कम कर दूं, तो है ना, समझ आई बात। तो क्या कह रहा है ये? तो ये कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ा दिए जाए, क्या बढ़ा दिया जाए? नंबर ऑफ डिविजन्स। तो कह रहा है क्या ऐसा करने पर हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। इसका आंसर क्या होगा? यस इट इज पॉसिबल। जितने ज्यादा आपके डिविजन्स होंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, स्क्रू गेज हो या वर्नियर कैलिपर हो, वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सी, द मीन डायमीटर ऑफ ए थिन ब्रास रोड इज टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। डायमीटर को वर्नियर कैलिपर से नापा गया। Why is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurement only? कह रहा है इसका डायमीटर 5 बार नाप रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है उसका एवरेज निकाल गए, वो उतनी रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। जबकि अगर मैं उसे 100 बार नापता हूं और फिर उसका एवरेज निकाल के उसकी वैल्यू निकालता हूं, वो ज्यादा रिलायबल है। वैसा क्यों है? क्योंकि एरर उतने टाइम्स क्या होगा? कम हो जाएगा। अब 100 बार नाप रहे हो,
कई बहुत सी बार क्या होंगे, प्लस के एरर होंगे, बहुत सी बार क्या होंगे, माइनस के एरर होंगे। प्लस के एरर, माइनस के एरर, सब कुछ घट के जुड़ के सब क्या होगा, बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। एरर्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे। जितने मिनिमाइज एरर होंगे वैल्यू उतनी ज्यादा ट्रू होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेते हैं किसी भी एक मेजरमेंट की और फिर एवरेज निकालते हैं तो ज्यादा रिलायबल वैल्यू आती है। जबकि कम अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो रिलायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये बात बिल्कुल सही, बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 mm slide. The slide is projected onto the screen and the area of the house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? बहुत सिंपल सी बात है। इसने कहा कि एक फोटोग्राफ है, एक घर का क्या है हमारे पास, एक फोटोग्राफ ऐसी है, हाथ में से रख। उस घर का जो फोटोग्राफ है उसका एरिया कितना है, 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना है, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब मैंने उस घर के फोटो को प्रोजेक्टर पे चला के बड़ी स्क्रीन पे लेकर आया, प्रोजेक्टर पे होता है, ऐसा कर सकते हैं। तो जब बड़ी स्क्रीन पे उसका फोटो आ रहा है उसी सेम घर का, तो उसका जो एरिया है कितना आ रहा है, 1.55 मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट होगा ना, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो एरिया ऑफ, और ये एरिया किसका है, इमेज का। ये सेंटीमीटर में है, इसे भी इसमें सेंटीमीटर में कर लूं तो कितना होगा, 1.55। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और फिर इसका स्क्वायर है बाहर। ये बिल्कुल गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे क्या करें, इंटू 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें। यहीं पे नहीं करना, आपको केवल अंदर यहाँ ब्रैकेट लगाओ, अंदर लिखो 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, फिर बाहर स्क्वायर भी है। तो जो एरिया आएगा इमेज का वो कितना आ गया, 1.55 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो ये इसकी इमेज का एरिया है और ये ऑब्जेक्ट का एरिया है। अच्छा, इससे करके जो आएगा वो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, है ना। आपको पता है कि इमेज का एरिया डिवाइड बाय, है ना। तो अब मैग्निफिकेशन आ गया, कैसा मैग्निफिकेशन आएगा, एरियल मैग्निफिकेशन आया, एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ होल। क्या वो एरियल मैग्निफिकेशन निकलवा रहा है, उसका क्या कह रहा है, फाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन। अब मैं कहूं आपको मीटर स्क्वायर को आप मीटर में कन्वर्ट करो, आप सीधा सीधा क्या करोगे, इसका रूट कर दोगे, क्या करोगे, इसका रूट, है ना। तो वैसे ये है। अब ये हमारे पास क्या है, वो मतलब उसने क्या पूछा, क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन दिया, क्या है एरियल मैग्निफिकेशन, क्या करो, रूट कर दो इसका। ठीक है, तो एरियल मैग्निफिकेशन इतना है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ आई। एक्चुअली में एरियल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई। ये उसने 100 टाइम्स किया होगा लेंथ, ब्रेथ भी कितने टाइम्स किया होगा, 100 टाइम्स किया होगा। तो 100 मान लो किसी की लीनियर मैग्निफिकेशन है, लेकिन एरिया कितने टाइम्स कर दिया उसने, 100 बार तो इसे बढ़ा दिया, 100 बार इसे बढ़ा दिया, और आप एरिया निकाल रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर गए, तो एरिया कितने टाइम्स बढ़ा दिया, 10,000 टाइम्स बढ़ गया। लेकिन लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी, 100। अब लीनियर मैग्निफिकेशन एरियल से कैसे निकालोगे, रूट करके निकालना पड़ेगा। बात समझ आई ना, क्योंकि एरियल में ना वो लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही उतने टाइम से बढ़ा रहा है, सेम टाइम्स। तो आपको लीनियर निकालनी है, बस क्या कर दो, रूट कर दो। तो अब लीनियर मैग्निफिकेशन दैट इज अंडर रूट एरिया ऑफ इमेज कितना है, 1.55 इंटू 10 की पावर 4, और ऑब्जेक्ट का इसका कितना एरिया है, 1.75। तो ये आंसर हमारा होगा 94 कैलकुलेट कर लेंगे घर पे, ये आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। हर एक में सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है, रूल मैंने समझाए थे, तो अब रूल के हिसाब से देखते हैं। ये नंबर जो है 1 से कम है और
1 से कम अगर कोई नंबर हो तो पहले नॉन जीरो के इधर जितने भी जीरो होंगे वे सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही है। इसमें देखो ये तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 10 के बारे में जो होता है इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसमें कितनी है, 3 है। इसमें देखो ये पॉइंट के इधर है, ये 1 से कम नंबर है तो पॉइंट के इधर तो होगा ही नहीं कुछ, तो कितनी है 1 2 3, क्या ये सिग्निफिकेंट होगी कि नहीं होगी, ये है ना। अगर डेसिमल ना हो, किसी नंबर में डेसिमल ना हो तो जो लास्ट की जीरो है वे सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन अगर नंबर में डेसिमल है तो लास्ट की जीरो सिग्निफिकेंट होती है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 4 सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें भी कितने होंगे, 4 होंगे। इसमें भी 4 होंगे। इसमें कितने होंगे, ये तो सिग्निफिकेंट है नहीं, ये है, इसमें भी कितनी है, 4। क्लियर है, समझ आ गया। तो बस आज इतने करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस कल।